हे गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, ठीक है। तो चैप्टर का आज हम लेक्चर 2 लेके आए जिसमें पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उससे पहले जरा लिविंग जो हमने पढ़ा था उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो लिविंग क्या था? सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या थे, इनकी एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं दूं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, नहीं रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, ठीक है, इवॉल्व होते जा रहे हैं, वो चेंज होते जा रहे हैं समय के साथ साथ, सेल्फ रेगुलेटिंग, खुद को रेगुलेट कर सकते हैं सारी एक्टिविटीज को, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम्स। इंटरेक्टिव सिस्टम कैसे हैं? क्योंकि हमें पता है सबसे बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल। सेल से मिलके, सेल के इंटरेक्शन से बना टिश्यू, टिश्यू के इंटरेक्शन से बना ऑर्गन, ऑर्गन के इंटरेक्शन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के इंटरेक्शन से बना ऑर्गेनिज्म। सो दीज आर इंटरेक्टिव सिस्टम, ठीक है, विच कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन। इफ यू आर आस्क्ड व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, तो आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो जैसा कि आप अगर थोड़े भी अपने घर से बाहर निकल के देखेंगे तो आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे, ठीक है। थोड़ा बाहर निकले आपको कुत्ता दिखाई दिया, बिल्ली दिखाई दी, घर में कॉकरोच दिखाई दिया, बाहर चिड़िया दिखाई दी, बटरफ्लाई दिखाई दी, बीज दिखाई दी, ठीक है ना। आपको ये सारी चीजें बाहर जाके दिखाई देंगी, अलग अलग प्रकार के दिखाई देंगे, अलग अलग प्रकार के कुत्ते दिखाई देंगे, अलग अलग प्रकार की चिड़ियाएं दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, आपको दिख रहा है कितनी विभिन्नता है, कितनी डाइवर्सिटी है पूरे लिविंग वर्ल्ड में, कितने टाइप के डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आपको ये जो अलग अलग प्रकार के दिख रहे हैं एनिमल्स, अलग प्रकार के बर्ड्स, ठीक है ना, अलग प्रकार के, जैसे कि आपको कबूतर हुआ, ये अलग अलग प्रकार के हैं सारे, कबूतर अलग है, कौवा अलग है। तो ये सब क्या है, ये एक स्पीसीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आप और पास देख पा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी जो आप नहीं देख पा रहे हो, जो अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते हो, जिसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उन्हें बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, वो भी काफी। तो बहुत डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो ये सब रिप्रेजेंट करते हैं स्पीसीज। तो अगर हम बात करें कितनी स्पीसीज हैं एस्टिमेटेड, तो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उनके अकॉर्डिंग टोटल प्लांट्स और एनिमल्स की 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। स्पीसीज है का मतलब इतनी डिस्क्राइब हो चुकी है, इतनी हमें पता है। माना तो ऐसा जाता है कि लगभग 50 मिलियन है और हमें तो अभी कुछ पता ही नहीं है उनके बारे में, ठीक है। नोन एंड डिस्क्राइब्ड सिर्फ इतनी है प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज, जिसमें से कि 1.2 मिलियन एनिमल्स की स्पीसीज हैं और 0.55 मिलियन प्लांट्स की स्पीसीज हैं। और जैसा कि आपको पता है एनिमल्स में सबसे ज्यादा कौन होते हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, है ना। वो लगभग टोटल एनिमल्स के लगभग 70% तो सभी एनिमल्स में सिर्फ क्या है, इंसेक्ट्स ही हैं, ठीक है। और प्लांट्स में सबसे ज्यादा कौन है आपको पता है, फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज एंजियोस्पर्म, सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम स्पीसीज इनकी है। एनिमल्स में मैक्सिमम स्पीसीज किसकी है, इंसेक्ट्स की, ठीक है ना। तो देख रहे हो कितनी वैरायटी है, यानी कि 10 अगर एनिमल पे देखो उसमें 7 तो इंसेक्ट्स ही मिल जाएंगे अगर नंबर की बात करें। तो इतनी स्पीसीज की बात करें, ऑर्गेनिज्म छोड़ो, एक स्पीसीज में कितने ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम ह्यूमन एक स्पीसीज है, हम लोग बिलियंस हैं, तो सोचो टोटल कितने ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इतने ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। तो जहां इस सब को, इतनी डाइवर्सिटी को, इसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी और विभिन्नता। तो जितनी भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं इस अर्थ पर, उन सबको क्या बोला गया, इसको बोला गया बायोडाइवर्सिटी। क्या टर्म दिया गया, बायोडाइवर्सिटी। यानी कि
द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द सम टोटल ऑफ सारे नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इसको क्या टर्म दिया गया? ऑन अर्थ। इसको टर्म दिया गया बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इतना ज्यादा नंबर, इतने ज्यादा नंबर, ये सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, और भी बैक्टीरिया और भी काफी माइक्रोब्स हैं, ठीक है ना। इन सबकी स्टडी करना इतना पॉसिबल नहीं है। तो इनकी स्टडी पॉसिबल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? इनको इनके कैरेक्टर्स के बेस पे कि तुम लोग मिल रहे हो, तुम लोगों को मैं एक ग्रुप में रख दे रहा है, ऐसे ग्रुप सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। यानी कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप सब ग्रुप्स में बांट देना, उनके कैरेक्टर्स के बेस पे से बोला टर्म दिया गया क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, तो आगे तो ठीक है ना, साइंटिस्ट ने इतने सारी स्पीसीज के, इतने सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए क्या किया? इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में बांट दिया। ठीक है, और इस बांटने को क्या बोला जाता है? क्लासिफिकेशन। साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड, ठीक है ना, ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो ग्रुप्स और जो सब ग्रुप्स बनाए हैं, मैंने बोला साइंटिस्ट ने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया, तो इन ग्रुप्स को और सब ग्रुप्स को क्या बोला जा रहा है? इनको नाम दिया गया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है ना, जिन ग्रुप और सब ग्रुप में इनको बांटा उनको बोला गया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, समझाऊंगा मैं, या फिर अगर जनरल एक बोले एक टर्म को तो इसको टैक्सॉन बोला गया एक को। ठीक है, कैटेगरीज लिख रहा हूं तो टैक्सा लिख दे रहा प्लूरल में। ठीक है, तो यहां पे देखिए, और इसकी प्रोसेस को क्लासिफिकेशन आपको करना है, बांटना है, तो क्या प्रोसेस है, यानी पूरा कैसे आपको बांटना है, उस पूरी प्रोसेस को कहा गया टैक्सोनॉमी। ठीक है ना, उस पूरी प्रोसेस को कहा गया, क्लासिफाई करने की पूरी प्रोसेस को कहा गया टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई आपको करना है ऑर्गेनिजम्स को, उनके फीचर्स को देखकर आपस में सिमिलर है तो सेम ग्रुप में रखना है, अलग है तो अलग ग्रुप में रखना है, बट कैसे कैसे सिमिलर हैं तो वो सब, ठीक है ना, इसके किसके अंदर पढ़ेंगे? टैक्सोनॉमी के अंदर। जो टैक्सोनॉमी है वो दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, टैक्सिस और नोमोस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, रूल्स। ठीक है ना, तो वह ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सारे डिफरेंट टाइप ऑफ जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको, ठीक है ना, कैसे क्लासिफाई करोगे, उनके क्लासिफिकेशन के जो रूल्स हैं वो सब क्या किसके अंदर पढ़े थे हम? टैक्सोनॉमी के अंदर। ठीक है ना, तो साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं टैक्सोनॉमी को। ठीक है, तो आगे टैक्सोनॉमी को कैसे कैसे प्रोसेस करनी है उसकी बात करते हैं कि क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं टैक्सोनॉमी में। अच्छा, जरा मैं जनरल बात करता हूं, ठीक है आपसे। तो जैसे कि मानो कुछ बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, ठीक है, जब अगर चलो मैं इसको आपको एक प्रोसेस नाम लेके फिर समझाता हूं। अच्छा, प्रोसेस से पहले बात कर लेते हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया? तो ये जो टर्म कॉइन किया गया वो किया गया एपी कैंडोल, साइंटिस्ट हैं एपी कैंडोल, इनके द्वारा एक टैक्सोनॉमी टर्म दिया गया। ठीक है, अगर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो आपको पता होगा कैरोलस लीनियस, कार्ल वॉन लिन्ने भी इनका नाम है, और ये बोला था कैरोलस लीनियस। ठीक है, और अगर इंडियन फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी की बात करें, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, तो वो है संताप। ठीक है ना, तो अब मैं बात करता हूं टैक्सोनॉमी की प्रोसेस। ठीक है, तो आप ये अपने समझ में आया होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको बायोडाइवर्सिटी बोला गया। उनकी स्टडी को इजी करने के लिए, पॉसिबल बनाने के लिए साइंटिस्ट ने इनको ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिक करना कैसे है, सारी प्रोसेसेस को मिला के क्या क्या रूल्स होंगे, आपको क्या क्या ग्रुप बनाओगे, किस बेस पे बनाओगे,
वो सब किसके अंदर आता है? टैक्सोनॉमी के अंदर। टैक्सोनॉमी को ये ने दिया, अब मैं टैक्सोनॉमी आप कैसे करोगे, क्लासिफाई करने के लिए आपको क्या स्टेप्स करने हैं, उन स्टेप्स की बात करता हूं मैं। सो प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। सो व्हाट आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द टैक्सोनॉमी, आपको ये पूरे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए आप क्या प्रोसेसेस, क्या क्या स्टेप्स लेंगे, ठीक है। सो देयर आर 4 स्टेप्स, टोटल 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द टैक्सोनॉमी। 4 एलिमेंट्स हैं टैक्सोनॉमी के, प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। पहला प्रोसेस है कैरेक्टराइजेशन, उनके कैरेक्टर्स को लिस्ट करना, एक ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करना कि ये कैसा है, ठीक है। देन आइडेंटिफिकेशन, उसको इन सब कैरेक्टर्स को देख के उसको आइडेंटिफाई करना कि वो है कहाँ का, ठीक है ना। देन क्लासिफिकेशन, और उसको उन ग्रुप में रख देना जहां से वो बिलोंग करता है। देन नॉमेनक्लेचर, फिर उसका नाम रख देना, एक उनको पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम दे देना जिसके द्वारा वो जाने जाए। सो दीज आर द 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द टैक्सोनॉमी। तो इनको मैं एग्जाम्पल देके समझा देता हूं, ठीक है ना। जैसे कि आपको अभी आपके जैसे पार्क में 4 बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, टाइप ऑफ बच्चे खेल रहे हैं, तो उसमें मानो कुछ बच्चे हैं, जैसे कि एक बहुत डार्क बच्चा था, ठीक है, बहुत काला बच्चा है, ठीक है, उसके हल्के से करली बाल हैं। एक थोड़ा गोरा बच्चा है, थोड़ा ज़्यादा ही गोरा बच्चा है, उसकी ब्लू आइज़ हैं, ठीक है, ब्लॉन्ड हेयर हैं। एक बच्चा है जो कि नॉर्मल व्हीटिश कलर का है, हम लोगों जैसा ब्लैक हेयर्स हैं। एक बच्चा है जो काफ़ी गोरा भी है बट उसकी आंखें काफ़ी छोटी हैं, ठीक है। तो ये सारे बच्चे थे। तो अब मैंने क्या किया, मुझे इनको क्लासिफाई करना था, सब बच्चों को ऐसे करके बांटना था, मानो कुछ ग्रुप्स में बांटना। तो मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले बांटने के लिए मैंने कैरेक्टर्स देखे ना कि ये थोड़ा काला है, इसके थोड़ा कर्ली हेयर है, तो उसके मैंने सारे कैरेक्टर्स लिख लिए, ठीक है। तो उसको स्टेप को बोला है कैरेक्टराइजेशन। जो भी तो ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करना है, ठीक है ना। बच्चों को हमें बांटना था, यहाँ पे हमें सभी ऑर्गेनिजम्स को बांटना है, स्पीसीज को बांटना है। तो सबसे पहला काम किया, कैरेक्टर्स देखे मैंने इसके, तो इसके ठीक है, इसके काले बाल हैं, थोड़ा ज़्यादा काला है, ठीक है, गोरा है हो रहा है। उसके बाद क्या किया, आइडेंटिफिकेशन। तो मानो ग्रुप में बांटने के लिए तो मैंने बोल दिया कि मैं इनको ग्रुप में बांटूंगा, इसमें कुछ अफ्रीकन हैं, कुछ इंडियन हैं, कुछ अमेरिकन हैं, कुछ जैपनीज हैं, ठीक है ना। तो मैंने 4 ग्रुप बना दिए, 4 ग्रुप बना दिए। किसके बेस पे बनाए, क्योंकि मुझे इनके कैरेक्टर्स पता है ना, इसी बेस पे कि अब अफ्रीकन होगा थोड़ा काला होगा, मानो थोड़ी कर्ली हेयर है, काफी डार्क कलर है, इंडियन है तो ऐसा होगा, तो इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं स्पेसिफिक, ठीक है। तो वैसे अब ये बच्चे थे, ठीक है ना, यहाँ पे मानो ये बच्चे थे, तो इनमें से मैंने सबके कैरेक्टर्स नोट कर लिए, कैरेक्टराइजेशन। अब इन कैरेक्टर्स के बेस पर मैंने इनको आइडेंटिफाई किया कि ये किस ग्रुप से बिलोंग, यानी कि आइडेंटिफाई करोगे ना, अब ये काला है, इसके थोड़े घुंघराले वाल हैं, तो जो पहले से तुम्हारे ग्रुप बन रखे हैं, तुमने ग्रुप कैसे बना भाई, अफ्रीकन कैसे बोल दोगे, तुम्हारे दिमाग में क्या है, अफ्रीकन कौन होते हैं, तो तुमने कुछ अपने दिमाग में उसके कैरेक्टर्स लिख रखे हैं ना, कि अफ्रीकन का मतलब है थोड़ा ब्लैक होगा, डार्क इन कलर होगा, ठीक है ना, हेयर्स थोड़े कर्ली होंगे, हाइट हाइट थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है ना, ये सब आपने कैरेक्टर्स रख रखे हैं। तो ये जो बच्चे थे जिनके आपने कैरेक्टर्स इनके भी लिस्ट कर लिए हैं, इसके बाद आप इनको कंपेयर करोगे इनसे कि ठीक है ये बच्चा था, इसके कैरेक्टर इससे मिल रहे हैं, इसे बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई लगाना, उसका पता लगाना, ठीक है ना। सो आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, उसको कंपेयर करके उसके कैरेक्टर्स को, जो पहले से आप कैरेक्टर सोचे हैं या जो आपने ग्रुप बना रखे हैं, जो ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, आपने जो कैटेगरीज बना रखी हैं उनसे कैरेक्टर्स मैच करके, ठीक है ना। उसके बाद क्लासिफिकेशन, उनको उसी हिसाब से आपने ग्रुप में रख दिया। सिमिलैरिटी शो कर रहा है इससे, तो इसको इसके ग्रुप में रख दिया, नहीं शो कर रहा तो डिफरेंट ग्रुप हो गया। अगर इन चारों से नहीं मिल रहा, थोड़ा और अलग था वो, ठीक है ना, मानो रशियन टाइप का था, तो उसको अलग ग्रुप बना दिया, रशियन उसमें रख दिया, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। उसके बाद उनका नाम दे दिया गया, जैसे अगर वो अफ्रीकन था तो उसका मानो हमें सरनेम देना था कविता, ठीक है ना, तो उसका नाम हमने कुछ भी रख दिया, उसका सरनेम उसको उस हिसाब से मिल गया, स्पेसिफिक नाम है, क्योंकि इंडियन नहीं रखेंगे नाम, इनके ग्रुप के हिसाब से उसका नाम रख दिया। अब इंडियन था तो हमने उसके सरनेम में शर्मा रख दिया, ठीक है। अमेरिकन था, स्मिथ, जॉनसन, कुछ भी रख दिया, ठीक है। अगर जापानीज था तो यामामोटो, ठीक है, कुछ भी रख दिया, तो उसको स्पेसिफिक उसका नाम मिल गया। यहाँ पे बच्चे का कुछ नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है, सिर्फ घेर में थे, हमें क्लासिफाई करना था, उन्हें अलग अलग बांटना था ग्रुप में। अब मैं बोला अब स्टडी आसान हो जाएगी ना, अफ्रीकन बच्चे इनके फीचर्स कुछ अलग होंगे, तो उनके से क्लास इनके फीचर्स स्टडी आसान हो गई इतने सारे बच्चों में से
कि जो जो ये फीचर शो कर रहे हैं वो इधर आ जाओ, तो क्लासीफाई कर दिए, 4 ग्रुप बना दिए। अब मैं इंस्ट्रक्शन देना, इनको देखना, सब कुछ आसानी से कर सकता हूँ कि जैपनीज अपने बच्चे इधर रहिए, ठीक है। तो स्टडी इजी करने के लिए तो ये आपको 4 स्टेप आपको करने होते हैं टेक्सोनॉमी में। ये सारे रूल्स आपको ये सब स्टेप्स के द्वारा, कैरेक्टराइजेशन यानी कि उस ऑर्गेनिजम्स के जितने भी जिसको आप क्लासिफाई करना है उनके सारे कैरेक्टर्स की लिस्ट बना लो, उनको पर्टिकुलरली डिस्क्राइब कर लो, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप आइडेंटिफिकेशन, उनको कंपेयर करो, जो पहले से ग्रुप बन रखे हैं उनसे, या जो ऑर्गेनिज्म से आपस में उनसे कंपेयर करो। अब जो सेम सेम होंगे यहाँ पे, जैसे इसके भी कर्ली हेयर है, ब्लैक है, इसके भी कर्ल, तो ये तीनों सेम ग्रुप में आ गए। और कौन से ग्रुप में आएंगे, इन तीनों के एक ग्रुप रख दिया तुमने, अफ्रीकन ग्रुप में रख दिया, तो ये क्या हो गया आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वही ग्रुप में रखना, वो हो गया क्लासिफिकेशन, ग्रुप में बांट दिए। नॉमेनक्लेचर, उनको नाम दे दिया कुछ स्पेसिफिक, ठीक है ना। तो अब मैं जरा इन प्रोसेस थोड़ा नाम लिख के थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं। तो यहां पे कैरेक्टराइजेशन मैंने आपको क्या बताया, जो आपको ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिनको क्लासिफाई करना है, सबसे पहले आपको उनको करेक्टली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। डिस्क्राइब करेक्टली कैसे करेंगे आप उसको, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसके कुछ कैरेक्टर्स लिख के, ठीक है ना, जितने पॉसिबल हैं, लिस्टिंग ऑल द पॉसिबल कैरेक्टर्स, जो जो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बेस पे भी टेक्सोनॉमी 2 टाइप की है कि आप कौन कौन से कैरेक्टर्स देख रहे हैं, ठीक है ना। इसके बेस पर टेक्सोनॉमी 2 टाइप की है, कैरेक्टराइजेशन के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टराइजेशन टेक्सोनॉमी इज ऑफ 2 टाइप्स, क्लासिकल टेक्सोनॉमी और मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो क्या अंतर है, देखो मॉडर्न में हम काफी फीचर्स, काफी कैरेक्टर्स देखते हैं, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल नहीं, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब बाहर से देखना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे सिर्फ। मॉर्फोलॉजी का मतलब वो जो हम प्लांट की अगर बात कर रहे हैं तो उसकी, जैसे एनिमल की बात कर रहे हैं, इसके लंबे कान है, इसके बाल हैं, उसके बाल नहीं है, उसके पंख हैं, तो सब ऐसे, ठीक है, कैरेक्टर से बाहर से देखना नहीं। जबकि मॉडर्न में हम मॉर्फोलॉजी भी तो देखते ही हैं, साथ में एनाटॉमी देखते हैं, उसका सेल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है ना, अंदर की बनावट देखते हैं उसकी कैसे कैसे बना है, सेल स्ट्रक्चर देखते हैं उसका, उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस देखते हैं कि वो कैसे पूरा डेवलप हुआ है, जायगोट से लेकर एडल्ट तक, एम्ब्रियोलॉजी उसकी, ठीक है ना, डेवलपमेंटल प्रोसेस देखते हैं, उसका इकोलॉजिकल फंक्शन देखते हैं, उसका इकोलॉजिकल रोल क्या है, कहाँ रह रहा है, क्या क्या कर रहा है, वो सब के सब। तो ये सबके भी इतने सारे कैरेक्टर्स को लिस्ट करोगे, सब कुछ देखोगे, तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी, वरना नॉर्मल सिर्फ बाहर ही देख के वो क्लासिकल टेक्सोनॉमी कहलाती है, ठीक है ना। बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन में हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, ठीक है ना, वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, कैसे करके, कंपेयर करके, उसे कंपेयरिंग, ठीक है ना, उसको कंपेयर करके, जो पहले से टेक्सोनॉमिक ग्रुप बन रखे हैं, जो उनमें आपने कैरेक्टर्स लिख रखे हैं, उनसे कंपेयर करके, आपस में कंपेयर करके, फिर उनको अलग अलग कैटेगरीज में रख दिया। क्लासिफिकेशन का मतलब, अगर वो सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, अगर वो सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं तो उनको सिमिलर ग्रुप में रख दिया, एक ग्रुप बना दिया उनका, उस ग्रुप में रख दिया। अगर वो डिफरेंसेस शो कर रहे हैं, अगर नहीं शो कर रहे हैं उन सब में, तो उनका एक नया ग्रुप बना दिया, न्यू ग्रुप इज जनरेटेड। ठीक है। और नॉमेनक्लेचर का मतलब उसको एक करेक्ट स्पेसिफिक नेम देना, ठीक है। तो यहां पे कैरेक्टराइजेशन कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, काफी लंबा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, पूरे इसके लिए टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होती हैं, टेक्सोन क्या होता है, ठीक है, वो सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आज हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, ठीक है, कि नाम कैसे रखे जाते हैं, क्यों रखना जरूरी है, कोई एक साइंटिफिक नाम देना क्यों जरूरी है। तो हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, नाम रखना, नामकरण, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन को, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, आज बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर की, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नेम देना क्या कहलाता है, नोमेनक्लेचर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एनी स्पेसिफिक नेम टू द गिवन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो बेसिकली नेम दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के क्या बोलोगे, मतलब दो टाइप से अगर नाम रखने की बात करें तो एक होते हैं वर्नैक्युलर नेम्स, ठीक है ना, वर्नैक्युलर नेम्स। वर्नैक्युलर नेम क्या होते हैं, कॉमन नेम जो लोगों के द्वारा दिए जाते हैं,
जैसे तुम्हारे और पास कोई प्लांट है या कुछ भी है, तुमने उसका क्या नाम रख रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं इंग्लिश में, आपने एक शब्द, एक इंग्लिश में से उसे स्वीट पोटैटो बोलते हैं, ठीक है, एक सब्जी है स्वीट पोटैटो, ठीक है। अगर मैं उसे हिंदी में, आपको पता है क्या बोलते हैं, शकरकंद। इसको मराठी में बोलते हैं रतालू, इसको बांग्ला में बोलते हैं बंगाली में इसको बोलते हैं मीठा आलू, ठीक है। तो ऐसे आपने देखा, ऐसे ही अगर रोज की बात करें तो इसे तमिल में बोलते हैं जलोपा, गुलाब बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं रोज, और अगर बात करें तो बंगाली में से गोलाप बोलते हैं, गुलाब को, ठीक है ना। तो मीठा आलू, रतालू, तो इसे बंगाली में ये बोल रहे हैं, मराठी में रतालू बोल रहे हैं, और तेलुगु में से कंदमूल बोलते हैं, कंदमूल। तो देख रहे हो, इवन एक कंट्री में भी, इंडिया ही में देख लो, हिंदी में ये, और मराठी में ये, मराठी में, बंगाली में ये, तेलुगु में ये, देख रहे, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम रख रखे हैं। अब तुम कहीं और जाके, मानो जिसको मराठी नहीं आती, तुम उससे बोलोगे कि रतालू क्या होता है, वो पहचान पाएगा? नहीं पहचान पाएगा ना। तो ये जो कॉमन नेम्स दिए गए हैं, वो जो लोगों के द्वारा, कॉमन लोगों के द्वारा दिए गए, जो वहां पे रहते हैं, उन्हें बोलते हैं वर्नाक्युलर नेम्स, ठीक है। तो वो अब क्या इनसे काम चल पाएगा? तुम अगर अमेरिका में जाके बोलोगे कि मुझे मीठा आलू चाहिए, रतालू चाहिए, क्या वो पहचान पाएगा? नहीं पहचान पाएगा ना। तो यानी कोई कैसे स्पेसिफिक नेम होना चाहिए जिसके द्वारा उसे वर्ल्ड वाइड जाना जाए। तो जैसे कि स्वीट पोटैटो को वर्ल्ड वाइड जाना जाता है इपोमोइया बटाटा, इस नाम से जाना जाता है, इपोमोइया बटाटा। ये तुम कहीं जाके बोल दो, चाहे नेपाल में बोल दो, चाहे चाइना में बोल दो, चाहे जापान में बोल दो, पूरे वर्ल्ड में कहीं बोल दो, वो समझ जाएगा तुम स्वीट पोटैटो की बात कर रहे हो। सो देयर इज अ स्पेसिफिक नेम। इस नेम को रखना जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाए, इसे बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। किसने रखा? साइंटिस्ट ने रखा, ठीक है ना। तो ये हो गया वर्नाक्युलर नेम। अब मैं बात करता हूं साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम। ये साइंटिस्ट के द्वारा रखा जाएगा, प्रॉपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके, ऐसे ही नहीं रखा जाएगा। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, तो दो टाइप के सिस्टम है नाम रखने के, टू सिस्टम्स। तो वर्नाक्युलर नेम्स तो हो गए, लोकल नेम्स। साइंटिफिक नेम की बात करें, दो सिस्टम है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसमें दो शब्द के द्वारा नाम रखा जाए। जैसे यहां पे देख रहे हैं, दो शब्द दिख रहे हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय का मतलब भी होता है दो, ठीक है ना, तो दो शब्द होंगे इस नाम में। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, सबसे ज्यादा कॉमन है बाइनोमियल। ट्राइनोमियल आपकी बुक में भी नहीं है, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा कुछ भी। नोमेनक्लेचर, इस नाम में तीन शब्द होंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में, ठीक है ना। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के काफी सेट ऑफ रूल्स हैं, वो हम उन सब की बातें करेंगे, ठीक है। तो अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अगर हिस्ट्री की बात करूं, तो ये इसके फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, किसने इसको मतलब किसने इसके रूल्स दिए थे, चलो मैं वो सब बात करता हूं अभी। तो यहां पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया, ठीक है, जो प्रपोज किया गया, तो वो दिया कार्पर बोहेन ने, ठीक है ना। बट इसके रूल्स दिए कि कैसे लिखा जाएगा, वो दिए कैरलस लीनियस ने, ठीक है ना। कैरलस लीनियस ने प्रपोज तो किया कार्पर बोहेन ने, कार्पर बोहेन, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स, रूल्स किसने दिए? लीनियस ने इसके प्रिंसिपल्स दिए। और फर्स्ट यूज भी किसने किए? लीनियस ने। यूजेज भी पहला किसने किया था इसका? कैरलस लीनियस ने, ठीक है ना। तो इनकी दो बुक आई थी, इन्होंने बुक लिखी दो, एक थी स्पीसीज प्लेंटेरम, जिसमें इन्होंने 5900 इतने प्लांट्स के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिख के बुक पब्लिश कराई। फिर उसके 5 साल बाद दूसरी बुक आई सिस्टेमा नेचुरी, इसमें इन्होंने 4321 एनिमल्स के नाम लिख के बुक छाप दी, ठीक है ना। तो ये कैरलस लीनियस की दो बुक्स हैं जो इन्होंने फर्स्ट यूज करके सारे नाम इतने प्लांट्स के स्पीसीज को, इतने एनिमल्स के स्पीसीज को नेम करके दिया, ठीक है ना, यूजेस। तो अब बात करता हूं कि रूल्स, जो रूल्स है, ठीक है ना, कैरलस लीनियस ने रूल्स बनाए, इनके रूल्स को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, उसके बाद कुछ सेट ऑफ रूल्स जो बनाए गए, ठीक है, वो कोड्स कहलाते हैं। कोड्स, ऐसे 5 कोड्स हैं
नॉमेनक्लेचर के मेन 5 कोड्स हैं और आपकी पुस्तक में सिर्फ 2 दे रखे हैं, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स वाले। तो मैं उनकी बात कर लेता हूं। 5 सेट ऑफ रूल्स हैं जो रखे गए हैं ICBN, ठीक है। नेक्स्ट ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, लिख लेना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। आपको पता है बोटेनी टर्म इस्तेमाल होता है प्लांट्स के लिए, तो इसमें प्लांट्स के नेम रखने के लिए, बाइनोमियल नेम रखने के लिए जो भी रूल्स हैं वो सारे ICBN में लिख रखे हैं, उसे ICBN बोलते हैं। ICZN का मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी जितने भी एनिमल्स हैं उन सबके जो रूल्स हैं नेम के वो है ICZN में। और भी 3 हैं, ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। BN बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, NB नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो एक होता है ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, एक होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। ये कल्टीवेटेड प्लांट्स का नाम रखने के लिए है। एक वायरस के लिए भी है, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ICVCN, वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो ये 5 कोड्स हैं, 5 सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि नाम रखते हैं किसी भी नए ऑर्गेनिज्म। छाटो बैक्टीरिया तो उसका नाम, ये रूल्स देखे जाएंगे, इसके अंदर ये सारे रूल्स हैं, ये 5 कोड्स हैं। तो फिलहाल हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। ICBN में उनके लिखे हैं रूल सारे, तो ये कोड्स बना दिए गए हैं, ये कमिटी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ऊपर 5 दे रखे हैं, वैसे असलियत में 76 रूल्स हैं। 76 रूल्स हैं, इनके लिए अलग अलग आर्टिकल, 76 आर्टिकल छापे गए इसमें लिखे हैं, ठीक है। लेकिन आपके मेन 5 रूल हैं, मैं उन्हीं की बात करता हूं NCERT में, रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। टोटल 76 है, बट हम यहां पे 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहला रूल है वो ये है कि जो बायनोमियल, जो आप नेम रखोगे, ठीक है, जो आप शब्द इस्तेमाल करोगे वो लैटिन के होने चाहिए, लैटिन लैंग्वेज के होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये लैटिन के क्यों होने चाहिए? क्योंकि लैटिन डेड लैंग्वेज है, अब यूज नहीं होती, तो उसके शब्दों में कुछ चेंज नहीं हो सकता, जो है वही शब्द फिक्स रहेंगे। आज की लैंग्वेज में चेंज होते रहते हैं थोड़े, बट लैटिन डेड लैंग्वेज कहलाती है, उसको अब यूज में नहीं है। लैटिन है कभी कभी ग्रीक से भी, बट मेनली लैटिन से, ठीक है ना। तो भले ही वो कहीं पे प्लांट खोजा जाए, कहीं का भी हो, कहीं से भी एनिमल मिले, बट उसका जो नाम रखा जाएगा वो कौन सी लैंग्वेज में रखा जाएगा? लैटिन लैंग्वेज में रखा जाएगा, ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल है कि जब इसको नाम लिखा जाए तो ये इसका जो नाम होता है उसमें 2 टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक नाम लिख के दिखा दे रहा हूं, जैसे मैं आम का नाम लिख रहा हूं, आम का साइंटिफिक नेम ये होता है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है ना। तो यहां पे आपको दिख रहा है साइंटिफिक नेम में 2 शब्द हैं, मैंजीफेरा, जैसे मैंने वहां पे लिखा था इपोमोइया बटाटा, तो 2 शब्द होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं। जो पहला वर्ड होता है वो जो फर्स्ट होता है और सेकंड वर्ड, ठीक है ना। जो फर्स्ट वर्ड होता है वो उसका जीनस दिखाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका जीनस क्या है, ये सब आप थोड़ी बातें पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। और जो सेकंड वर्ड होता है वो उसका स्पीसीज बताता है कि स्पीसीज कौन सी है, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक एपिथेट, तो जो पहला शब्द है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका जीनस, और जो सेकंड वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आम की बात करूं तो उसका जीनस है मैंजीफेरा, उसकी स्पीसीज का नाम है इंडिका। इपोमोइया बटाटा, स्वीट पोटैटो, उसके जीनस का नाम है इपोमोइया और उसके स्पीसीज का नाम है बटाटा, ठीक है ना। नेक्स्ट, जो आपका फर्स्ट लेटर है, जो आपकी जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है। जीनस जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जो आपका सेकंड वर्ड है जो कि स्पीसीज का होता है उसका फर्स्ट लेटर आप स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका थर्ड रूल, कैपिटल में स्मॉल में। तीसरा रूल, जब भी आप साइंटिफिक नेम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हमेशा इटैलिक्स में करा जाएगा, इटैलिक्स में, ठीक है ना, तिरछा तिरछा इटैलिक्स में। अगर आप उसको लिखेंगे हाथ से कभी, अगर हैंड रिटन करेंगे तो आपको, जैसे देखा मैंने अंडरलाइन किया, तो हमेशा अंडरलाइन किया जाता है, सेपरेटली अंडरलाइंड,
दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। दिस इज द फोर्थ रूल। एंड द फिफ्थ रूल इज कि नाम के बाद आपको ऑथर का नाम, जिसने नाम दिया है, उसका नाम लिखा जाता है एब्रीविएटेड फॉर्म में, ठीक है ना। सो द नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म, इन एब्रीविएटेड फॉर्म। ना ही उसे अंडरलाइन किया जाएगा, ना ही उसे इटैलिक किया जाएगा, उसको रोमन में ही लिखा जाएगा नॉर्मल, ठीक है ना, लेकिन एब्रीविएटेड, एब्री शॉर्ट फॉर्म है। फॉर एग्जांपल जो मैंजी फेरा इंडिका नाम दिया गया वो कैरलस लिनेस ने दिया गया, तो उनके नाम के लिए शॉर्ट में LINN, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिन लिख दिया। सो द कंप्लीट नेम इज मैंजी फेरा इंडिका लिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 शब्द सोच के उसने ट्राइनोमियल नॉम ना, ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ही है। ट्राइनोमियल में 3 शब्द अलग होते हैं, ऑथर का नाम दिया जाएगा, ठीक है ना, ये बाइनोमियल के अंदर ही है। पूरा नाम बाइनोमियल के अकॉर्डिंग इसका हो गया मैंजी फेरा इंडिका लिन, ठीक है ना। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट रूल्स। टोटल 76 है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 5 दे रखे हैं। काफी नाम है, वो आगे आएंगे, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, आगे आप कैटेगरीज आएंगे उसमें, ठीक है ना। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्राइनोमियल की। आपके एनसीईआरटी में है नहीं, बट ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में 3 शब्द होते हैं। पहला वही जीनस का, दूसरा वही स्पीसीज का, तीसरा उसकी सब स्पीसीज का या फिर वैरायटी का लिखा जाता है। अगर एनिमल है तो तीसरा शब्द उसकी सब स्पीसीज का होगा, और अगर वो प्लांट है तो तीसरा जो शब्द होगा वो उसकी वैरायटी का होगा, थर्ड। सेकंड तो वही स्पीसीज और फर्स्ट वही जीनस, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की। 3 शब्द होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं गोरिल्ला, तो गोरिल्ला का ट्राइनोमियल के अकॉर्डिंग नाम है गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला। इसका पूरा नाम यही है। उसके जीनस का नाम, स्पीसीज का नाम सब सेम है, गोरिल्ला, 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 ठीक है ना। ह्यूमन की बात करें तो होमो सेपियंस, सेपियंस। हमारी स्पीसीज और सब स्पीसीज का नाम सेम है। अगर मैं ये हो गया एनिमल की बात, प्लांट की बात कर लेता हूं, तो प्लांट में फॉर एग्जांपल गोभी, ठीक है ना। तो गोभी आपको पता है मेन तो आपने 2 तो सुनी यही कम से कम, फूल गोभी, बंद गोभी, है ना, फूल गोभी, बंद गोभी। हाँ, तो जो फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर, तो जैसे इसका नाम अगर मैं बताऊं यहां पे, तो होता है इसका नाम, एक मिनट, तो जो इसके 2 गोभी, ठीक है ना, तो कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, इसका नाम होता है ब्रासिका, इसके जीनस का नाम हो गया। ओलेरेसी इसके स्पीसीज का नाम हो गया। इसकी वैरायटी का नाम लिखेंगे जो कि है बोट्राइटिस, बोट्राइटिस, ठीक है ना। और जो कैबेज होती है, बंद गोभी, उसका नाम होता है, इसको अंडरलाइन करना ना भूलना, ठीक है ना। और जो वो होती है ब्रासिका ओलेरेसी, उसकी वैरायटी अलग है, वो होती है कैपिटाटा। तो वैरायटी दिख रही, गोभी थी, उसकी वैरायटी के नाम तो ब्रासिका ओलेरेसी, यहां तक स्पीसीज सेम थी, उसकी वैरायटी है तो बोट्राइटिस। तो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। इसका हम इतनी ही बात करते हैं। अभी जो लास्ट बचा हमारा वो है, देखो टेक्सोनॉमी जो है वो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। टेक्सोनॉमी कैटेगरीज काफी कुछ है, तो क्लासिफिकेशन मैंने होल्ड कर रखा था, मैं नोमेनक्लेचर की बात कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म और है सिस्टमैटिक्स, उसकी बातों कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, सिर्फ मतलब हम लोग सिर्फ इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि हम चीज़ों के बारे में और जानें, ऑर्गेनिज्म के बारे में और जानें, जबकि हम उनके बीच में रिलेशन भी पता करना चाहते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो ये सब भी हमारे अंदर काफी उत्सुकता रहती है, रिलेशंस। तो यही जो ब्रांच है उसे बोला जाता है सिस्टमैटिक्स, ठीक है ना। तो जो साइंस की यही ब्रांच जो कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशन की भी बात करती है, हाउ दे आर रिलेटेड, उसे बोला जाता है सिस्टमैटिक्स, ठीक है ना। तो जो सिस्टमैटिक्स है वो एक जो टर्म है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है सिस्टेमा, और सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है ना, इसी से आया है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक मैंने क्या बताया रिलेशनशिप के लिए। तो यहां पे सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, हम क्या और कंसीडर करते हैं, वो सारे कैरेक्टर्स तो करेंगे, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इन सब के बेस पे उसको आइडेंटिफाई तो करेंगे, साथ में हम बात करेंगे उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की, हाउ दे आर इवोल्यूशनरी रिलेटेड विद एनी अदर ऑर्गेनिज्म।
क्लासिफाई करने के लिए, उनको ग्रुप में बांटने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए हम एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट रखेंगे जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसको एक टर्म दिया जाता है फाइलोजेनी भी बोला जाता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइलोजेनी भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं सिस्टमैटिक्स क्या हो गया, सिस्टमैटिक्स इज टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। यानी अगर हम टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी की बात भी कर लें साथ ही साथ, तो वो सिस्टमैटिक्स कहलाएगा। तो अलग ब्रांच बन जाएगी साइंस की। अगर हम टैक्सोनॉमी में जो भी स्टेप्स कर रहे हैं साथ में उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसर्न में रखें तो वो सिस्टमैटिक्स कहलाता है। या बोल सकते हो सिस्टमैटिक्स इज टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, ठीक है। सिस्टम इतनी सी बात है, मेन है इसमें इवोल्यूशन रिलेशनशिप को भी कंसर्न में रखा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे क्लास। तो आप एनसीईआरटी जितना करा दिया उतना पढ़ लीजिए, करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों को सब्सक्राइब करिए ताकि वो सब शेयर करिए ताकि वो सब भी इस वीडियो को देख पाएँ। और सब्सक्राइब करिए, पसंद आई कमेंट करिए, जो आपको डाउट्स आए एनसीईआरटी पढ़ते में उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, वो मैं क्लियर करूंगा। या फिर मेरे फेसबुक हैंडल पे, इंस्टा हैंडल पे आप डीएम कर सकते हैं कुछ भी पूछने के लिए। थैंक यू।